हेलो, आवाज़ है? ठीक है। लाइट का आज इतना इशू हो गया। लाइट कटी रही और किसी ने पानी सुबह चलाया नहीं, पानी ख़त्म हो गया। और तीसरी चीज़, मोहल्ले में एक डेथ हो गया था, तो मम्मी पापा उधर चले गए। अब वो लोग आ करके बैठे हुए, खाना वाना बना नहीं है, वो वेट कर रहे हैं कि नहाएं तो फिर अंदर जाएं। लाइन है कि वो आ नहीं रहा है, पानी आ नहीं रहा है, हम भी भूखे हुए बैठे हुए हैं वहाँ पे। ओके, अच्छा, आज इंतजाम भगवान कर दिए हमारा। चलो, शौर्य था ना, कौन सा शौर्य 2.2 ऐसे। ये रहा ऐसे का। मैंने आपको इस क्लास से बता दिया था पहले भी कि आज के क्लास से हम लोग ऐसे में बात करेंगे इस बारे में नहीं कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। बात इस बारे में करेंगे कि जो भी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उन टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझिएगा टॉपिक को। टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग जितना बढ़िया रहेगा ना, समझ विषय की जितनी अच्छी रहेगी आपकी, उतना अच्छा आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। क्योंकि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए टॉपिक का अच्छा आंसर लिखने के लिए, अच्छा ऐसे लिखने के लिए। तो उसका कोशिश करते हैं, एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और फिर देखेंगे भी कि अच्छा उसके बारे में हमको बात करना है, डिस्कस करना है, क्योंकि ऐसे में डिस्कस ही करते हैं हम लोग चीज़ों को। तो किस प्रकार से हम डिस्कस कर सकते हैं, तो उनको हम देखेंगे इस बारे में। ठीक है, तो अब जैसे हमें लगता है कि पहले किस साइड से स्टार्ट करूं तुम लोगों का टॉपिक, जीएस के साइड से या फिलोसॉफिकल एसेज से करें? ठीक है, फिलोसॉफिकल एसे से ही कर देते हैं। कहाँ इसमें लिखा है तुमने फिलोसॉफिकल एसे वाला टॉपिक का थीम? एब्स्ट्रैक्ट थीम यहाँ पे लिखा है। ओके, सबसे पहले चलो नॉर्मेटिव थीम्स में अलग ही कर देता हूँ इसका। डिक्टेशन फास्ट रहेगी इंग्लिश मीडियम में, तो अगर मतलब यू हैव टू कैच। ओके, हाथ में दर्द होता है, होने दो। हाँ, ठीक है, चलो शांत हो जाओ एकदम। अब ध्यान से सुनना है ना। अब टॉपिक पे आ जाओ। तो फास्ट लिखना और हैबिट बनाना लिखने का, सब जहाँ पे लिखना होगा, और समझने में पूरे ध्यान से समझ लो। अभी जैसे दार्शनिक निबंध हो या फिर विषय हो, इनके बारे में अपन बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, दो शब्द हैं, दर्शन क्या होता है? ये हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग मैं नहीं बोल रहा, सभी के लिए मुझे पहले इसका मीनिंग चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दर्शन? दर्शन क्या है? ये शब्द बना है दृश्य। दृश्य क्या होता है? विजुअल्स, जो हमारे सामने जो चीजें दिख रही हैं, दृश्य जो हम देखते हैं। देखो, दो टर्म है, एक होता है दृश्य, दृश्य जो हम देखते हैं। दूसरा होता है शब्द, उसको भी समझ लो। दृष्टा, सीयर, जो दृश्य को देखता है, ऑब्जर्व करता है।
तो दृश्य है, दृश्य को देखने वाला। और ये दोनों को जब आप एक जगह ले आते हो, दृश्य और दृष्टा को साथ में हो रख करके जब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हो, या यूं कह लें कि दृश्य प्लस दृष्टा को जब आप एक साथ देखते हैं, या एक साथ इन दोनों का जो कंबाइंड कंसेप्ट है ना, दैट इज दर्शन। दृश्य और दृष्टा का कंबाइंड कंसेप्ट इज दर्शन। इट इज नॉट वेरी इजी टू ग्रास्प एक बार में, बट आप फिर से समझिए कि आप चीज़ों को जब दृश्य और दृष्टा क्या होता है ना, कि जब हम अपने आंख से देखते हैं तो जब आप दृश्य को देख रहे हो तो दृष्टा आपके सामने से गायब है। आपके लिए आपके अलावा सब आपको दिखेगा, है ना। हर इंसान के लिए सिर्फ उसको दृश्य दिखेगा, दृष्टा के रूप में वो खुद को महसूस कर सकता है। दर्शन इसी चीज को थर्ड आई से देखने का, समझने का पर्सपेक्टिव है। थर्ड आई बाहर से, जहां आप दृश्य और दृष्टा दोनों को देख रहे हैं। तो दृश्य और दृष्टा को जब आप तीसरे दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं तो होता क्या है कि बायसेस नहीं रहते आपके मन में। पहली बात मतलब पूर्वाग्रह, आप देख रहे हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं। आप देख रहे हैं कि सामने वाला आदमी जो देख रहा है किसी चीज को, वो क्या सोच करके समझ करके वो देखने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या चीज दिख रही है, रियलिटी को वो किस तरह से परसीव कर रहा है। आप मान लीजिए कि कोई आदमी है जिसको सब कुछ लाल ही लाल दिख रहा है, तो वो हर चीज को लाल देखेगा। दृश्य उसके लिए लाल है, ठीक है। अब जब आप दर्शन के रूप में देखेंगे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सामने वाला आदमी को हर चीज लाल दिख रहा है, इसलिए वो इस रियलिटी को लाल देख रहा है। सो थर्ड आई पर्सपेक्टिव से चीजों को हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और जीवन के इसी चीज को, लाइफ को, सेल्फ को, वर्ल्ड को थर्ड आई पर्सपेक्टिव से समझने का काम ही दर्शन है। जीवन में दो ही चीज तो हैं, या हम हैं और हमारे सामने हमारी दुनिया है। जब हम दुनिया को देखते हैं तब हम अपने आप को नहीं देख सकते, ठीक है। तो हम जैसा हमारे अंदर में जो विकार हैं, उन विकारों के अनुरूप हमको दुनिया दिखाई देगी। मान लीजिए कि आपके आंख क्या के हमने शीशा लगा दिया जिसमें हर कुछ बौना दिखेगा, तो पूरी दुनिया बौनी नजर आएगी आपको, है ना। दर्शन यही अलग अलग नजरियों को देखने का कोशिश करता है। और जब आप दर्शन में अलग अलग नजरियों को देख पाते हैं तो फिर आपके पास में एक तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है, और दूसरा कि जब आप अलग अलग विजुअल्स को थर्ड आई पर्सपेक्टिव से, तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख पाते हैं, तो क्या होता है कि असली पिक्चर जो है वो आपके सामने आ पाती है। जो सही में, एक्चुअल में जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें घट रही हैं, इंक्लूडिंग यू एंड द वर्ल्ड, इन द राइट पर्सपेक्टिव। सही परिप्रेक्ष्य में खुद स्वयं को और विश्व को जब आप रख करके देखते हैं तो वो आपके सामने दर्शन होता है। और वही सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को रख करके देखना ही दर्शन है। और यही इसका अंतिम उद्देश्य भी है कि चीजों को टू सी द थिंग्स इन देयर राइट पर्सपेक्टिव्स, चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में रख करके देखना। और वास्तविक परिप्रेक्ष्य में चीजों को रखना ये तभी संभव हो पाएगा जब चीजों के बारे में आपको सही समझ होगी। इसी सही समझ को समझने के लिए हम फिर खुद के बारे में सोचते हैं। मतलब इसमें दो ही ऑप्शन तो हैं, एक तो वर्ल्ड है सामने और एक सेल्फ है। तो दोनों क्या है इसकी वास्तविकता को समझने का हम प्रयास करते हैं। इसमें हम कौन हैं, हु एम आई एंड व्हाट इज द वर्ल्ड। इसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए होंगे। तो वो पूरा कुछ जो है वही आपको दर्शन में पढ़ना होता है।
यू एंड द वर्ल्ड। और यू एंड द वर्ल्ड के बीच का अगर आप सही नॉलेज रख पाते हैं तो यू एंड द वर्ल्ड का सही रिलेशन भी आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आप स्वयं को और विश्व को सही तरीके से, जगत और स्वयं को समझ पाते हैं तो जगत और स्वयं के बीच में सही संतुलन बिठा सकते हैं। और जब आप सही संतुलन बिठा सकते हैं तो आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हर आदमी, दर्शन ऐसा चीज नहीं है जो कोई अकेले कमरे में बैठा इंसान सोच करके दर्शन के बारे में बात करेगा। दर्शन सिर्फ उसका नहीं है, हर इंसान का अपना दर्शन होता है। हर इंसान का अपना एक नजरिया है दुनिया को लेकर के, खुद को लेकर के। दर्शन के लेवल्स अप और लो हो सकते हैं, है ना। मतलब सम मे हैव better perspective, qualitatively enhanced perspective, some may have qualitatively lower perspective, but everyone has a perspective about himself and the world. Everyone has one answer or the other for himself or for the world. Maybe it can be wrong, maybe it can be based on assumptions, लेकिन सबके पास या तो भ्रम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है या गलत जानकारी हो सकती है, पर सबके पास अपना एक नजरिया तो होता है। उस नजरिए का लेवल को बेहतर बनाना ही दर्शन में हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए अलग अलग फिर स्कूल ऑफ थॉट हुए होंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे। अलग अलग लोग आए, अलग अलग बहुत ज्ञानी लोग आए, अपना अपना नजरिया इसके बारे में रखा उन्होंने। तो एक बात है। दूसरी तरह से फिर आप इसको ऐसे भी समझिए, दर्शन में हम जो कंप्लीट द बिग पिक्चर देखते हैं, तो इसको देखने के लिए अलग अलग लोग आए और अलग अलग जितने लोग हैं सबका अपना एक नजरिया है। तो जब आप उन सबको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में आप समझने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अपने बायसेस कम हो जाते हैं और आप सभी के अंदर कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, उनको क्रिटिकली समझ पाते हैं। तो वो समझ विकसित करना कि अलग अलग लोगों का नजरिया क्या हो सकता है, क्या उसमें खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करना, दर्शन का ये भी एक पार्ट है। सो दर्शन आपको गलतियों को डिस्कार्ड करना और सही चीजों को अपने अंदर स्वीकार करना, ये चीज ये इस कला में भी आपको उसमें आपको आगे लेकर के जाता है। सो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं पहले बताता हूँ कि मेरी बहुत लिमिटेड नॉलेज है, तो हो सकता है इससे बेहतर तरीके से इसको समझाया जा सकता था, बट मेरा प्रयास यही है कि जो थोड़ा बहुत एक मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में आपको फैमिलियर कर देना। दर्शन समझाने के लिए हम अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं, तो जो सच बात है, लेकिन जितना हम थोड़ा बहुत करके अपना काम निकाल सकें इस एस्से के पेपर में, उतना हम कोशिश जरूर करेंगे कि थोड़ा आइडिया, फैमिलियरिटी हो जाए। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और सब्जेक्ट मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है। दुनिया की सभी सब्जेक्ट्स इसी में आ जाती हैं। जब आप दर्शन में आप यू एंड द वर्ल्ड का रिलेशन कह रहे हैं और दुनिया के हर सब्जेक्ट वर्ल्ड और यू के किसी एक एस्पेक्ट को डील करता है। जब आप पावर की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स में आप आ जाएंगे, ठीक है। पावर रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, पॉलिटिक्स में आ जाइएगा। पावर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी एंड डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशियोलॉजी में आ जाइएगा। रिलेशन बिटवीन योर माइंड, साइकोलॉजी में आ जाइएगा। तो ठीक है, फिर अगर हम एक वर्ल्ड के बारे में देखेंगे कि डीमिस्टिफाइंग द लॉज ऑफ नेचर, तो आप उसके बाद में नेचुरल साइंसेस, प्राकृतिक विज्ञान जो है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ जाएगा। एंड दैट इज व्हाई यू शुड नो कि द हाईएस्ट डिग्री अकॉर्डेड टू एनी पर्सन इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में जो आदमी सबसे ऊपर जो कार्य करता है, इज गिवन द डिग्री ऑफ PhD, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी ऑफ दैट सब्जेक्ट। उसका कोई मतलब नहीं फिलॉसफी से, बट फिर भी अब दर्शन तो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आइडिया लगा दर्शन क्या होता है। हाँ, अल्टीमेट ट्रूथ से डिफाइन कर सकते हैं कि सीकिंग ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ, इन सर्च ऑफ अलग-अलग पाथ में, अलग-अलग हर डायमेंशन में उस अल्टीमेट वहां तक पहुंचना है। तो वही तो ट्रूथ तो क्या है कि ट्रूथ है क्या कि चीजों को, यू एंड द वर्ल्ड के सारे एस्पेक्ट को राइट पर्सपेक्टिव में समझ पाना, यही तो ट्रूथ होगा ना, कि ये जो जैसा है उसको वैसा ही समझ पाए।
हम क्या कह रहे हैं, वो मिल जाए तो दूसरी बात है, हम प्रयास क्या करेंगे, वही तो है। अब अलग अलग पाथ हो सकते हैं, वो अलग बात, लेकिन अल्टीमेटली हम चाहते क्या है, यू एंड द वर्ल्ड को राइट पर्सपेक्टिव में रखना, मतलब मी एंड द वर्ल्ड, मैं सेल्फ और वर्ल्ड को, स्वयं और विश्व को सही परिप्रेक्ष्य में रखना। अब ये सही परिप्रेक्ष्य तो सत्य है, सत्य और है क्या, ट्रूथ है क्या, यही तो है कि इसको, इसमें जो हमने भ्रम जो पाल रखा है उसको हटा दें, जो नहीं है उसको डिस्कार्ड कर दें, तो हम सत्य, तो एक तरीका यह भी है कि टू रीच द अल्टीमेट ट्रूथ, इसको एक ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। दर्शन में इसीलिए इंडिया का जो टर्म है ना दर्शन, फिलॉसफी से बहुत बड़ा शब्द है। इंडिया का दर्शन फिलॉसफी से बहुत बड़ा शब्द है। हम आएंगे फिलॉसफी शब्द पे भी चर्चा करते हैं कि वो कैसे बना, उसका क्या मतलब है। तो इसीलिए आपको ये जब आप पता चलेगा ना आपको दर्शन, तो दर्शन के बाद भारत के अंदर जो सोच विकसित हुई उस समय से लेकर जो भारत की सोच है ना, द इंडियन थॉट प्रोसेस, उसकी समझ आपको आएगी। इसीलिए मैंने इस शब्द को समझा। एंड इसी तरीके से जब आप फिलॉसफी समझिएगा तो आपको वेस्टर्न थॉट प्रोसेस समझ में आएगा कि दोनों में क्या अंतर है। यहां पे हम लोग मैं और विश्व को समग्रता में सही परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं, ये दर्शन है। और इसीलिए भारत के अंदर जो विद्याएं और जो भी चीज आगे जन्म लिया, ज्ञान का जो विकास होता है वो इसी स्वरूप में हुआ है। ठीक है, तो फिलॉसफी थोड़ा अब बात करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, फिलॉसफी की। फिलॉसफी शब्द की बात कर लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं लिखना इसमें, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कोई पूछने नहीं जाएगा कि दर्शन के बारे में बताओ, कोई नहीं पूछने जाएगा आपसे, बस समझना इंपॉर्टेंट है। अरे यार ये ना, ये दर्शन है। दर्शन दृश्य नहीं है, दर्शन दृष्टा नहीं है, दर्शन दोनों का को एक साथ जब हम लाते हैं तब है। ठीक है, समग्रता में इन दोनों को जब हम देखते हैं तो है। अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म दैट इज फिलॉसफी। तो फिलॉसफी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज फिलॉसफी? फिल का मतलब क्या होता है? एनी वन फ्रॉम फिलॉसफी ऑप्शन? कोई फिलॉसफी ऑप्शनल का बच्चा नहीं है क्लास में। फिल और सोफी, इसका मतलब दो वर्ड है, फिल और सोफी से बना है। फिल का मतलब होता है लव, सोफी का मतलब क्या होता है? विजडम या नॉलेज, है ना। तो फिलॉसफी क्या हो गया? लव फॉर विजडम या नॉलेज। यहां पे ये क्या कह रहा है? नॉलेज या ज्ञान के से जुड़ाव या लगाव का मतलब ही होता है फिलॉसफी। ठीक है, अभी ज्ञान से जुड़ाव या लगाव की आप बात कर रहे हो। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? चीजों को जानना। जानना, अब देखना अप्रोच में कैसे अंतर आता है। जानने की बात हम कर रहे हैं, जानना मतलब अनकवरिंग द मिस्ट्रीज, टू डिस्कवर, या यूं कहें टू डिस्कवर, डिस्कवर करना। जो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी पहले, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं था, जो हम नहीं जान रहे थे, उसको हम जान जाएं। तो दिस इज बॉर्न आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या हो गया आपका? जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासा से बना है।
जिस चीज के बारे में हम नहीं जान रहे थे उसको जानने का प्रयास करेंगे। अब जो हम किसी चीज के बारे में जब हम नहीं जान रहे थे और उसको हम जब जानने का प्रयास करते हैं तो हम जानते कैसे हैं, उसको जानने का क्या काम करते हैं, जानने के लिए उस चीज को डाइसेक्ट करते हैं, मतलब उसको खोल करके देखने का प्रयास करते हैं। दर्शन में हम चीजों को इंटीग्रेटेड वे में समझने का प्रयास कर रहे थे, यहां पे हम चीजों को अलग अलग टुकड़ों में एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अब जब जानने के लिए आप जाएंगे तो आप सोचिएगा कि अच्छा भाई ठीक है, मान लेते हैं कि अब इस रूम में इमेजिन कि रूम डार्क है, आपके पास में एक टॉर्च आपने लिया, टॉर्च जलाया, टॉर्च की रोशनी जहां तक गई, अब वहां पे आपको कुछ दिखा। सो आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप जाएंगे, उस चीज को हाथ में उठाएंगे, उस चीज को खोल करके देखने का प्रयास करेंगे। तो देखने का, सीखने का ये जो प्रयास कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और हर छोटे छोटे टुकड़े को समझने का प्रयास करो, यही वेस्ट की थॉट और नॉलेज की जर्नी रही है। भारत की जर्नी क्या रही कि चीजों को एक साथ समग्रता में देखने की कोशिश कीजिए। इसीलिए वी ब्रॉट अप द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा, समम bonum, सम ऑफ एवरीथिंग, टू सीइंग थिंग्स होलिस्टिकली, बिग पिक्चर। यहां पे क्या है, माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हैं। इसीलिए वेस्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, फील्ड्स बंटते चले गए। हमने ऐसा ज्ञान का पद्धति बनाने का प्रयास किया जहां चीजें एक साथ सब कुछ उसी में समाहित हो। एंड देन वी विल टॉक अबाउट धर्मा एंड ऑल, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट ये जो बेसिक डिफरेंस समझिए, है ना, हम स्वयं और विश्व के योग के जरिए फिर आगे बढ़ने का प्रयास किए, है ना। और यहां पे दर्शन में देखिए, दर्शन का मतलब ही क्या था, दृश्य था, दृष्टा था, दोनों अलग था, हमने जोड़ करके देखने का प्रयास किया। यहां पे क्या है, चीजों को समझना है हमको, तो क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, तभी तो समझ पाएंगे। तो इसीलिए फिर बायोलॉजी और अलग अलग साइंसेस आप देखेंगे, इट ऑल टॉक्स अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, इट ऑल टॉक्स अबाउट एक्सपेरिमेंट। सब में एक्सपेरिमेंट चाहिए, है ना, खोल के देखना, उसको एनालाइज करना, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर देना, और यहां से वेस्ट के अंदर में चीजें डेवलप होती है। और वेस्ट ज्ञान को भी समझने का, रियलिटी को समझने का डिफरेंशिएटेड अप्रोच अपनाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे थॉट में और वेस्ट के थॉट में। हमारा थॉट कहने का मतलब, कोई भी आप यूं कह लें कि इंडिया, चाइना, जापान, ये सारे जो ओरिएंटल थॉट जहां पे भी डेवलप हुआ उसकी बात मैं कर रहा हूं, या एशियाटिक विजडम की बात कर रहा हूं। ठीक है, हम आगे और चलेंगे तो फिर आगे देखेंगे। तो ये बेसिक बात समझ में आ गया। अभी तो फिलॉसफी क्या है इसको हमने समझने का कोशिश किया, ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, बेसिक टर्म्स को समझने का कोशिश करते हैं। नाउ अभी टर्म आता है, टर्म से ही चलेंगे। अब नॉलेज के लिए लव है आपको, क्यूरियोसिटी से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी में आगे चलते हैं। तो फिर ये बात आप बताइए सर कि क्यूरियोसिटी क्या, नॉलेज क्या है पहले तो, और इसकी बात आप कर लें थोड़ा सा, ज्ञान है क्या। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बात ही है जानना, तो बताओ ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या है। देन व्हाट इज नो, नॉलेज क्या है, ज्ञान, बातचीत करते हैं इस बारे में। और नो, टू नो इज टू डू व्हाट, gather information, data or ideas regarding to discover or unfold mysteries. हाँ वही बात है। तो वही अच्छा ही बताया, मैंने बता ही दिया था, डिस्कवर करना। टू नो इज टू डिस्कवर, जो आप नहीं जानते थे उसको जान लेना, एडिशन इन योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिस्कवर
या टू ऐड टू इन इंफॉर्मेशन बेस। मतलब यूं कह लें कि जो चीजें अव्यक्त थी उसको व्यक्त स्वरूप में ले आना, जान लेना, ठीक है, खोज लेना। अब हम खोजने के लिए चाहते हैं तो खोजने के लिए टूल्स क्या क्या हैं बताओ, कैसे हम चीजों को जान पाएंगे? व्हाट आर द टूल्स टू नो द थिंग्स? कैसे ज्ञान होगा हमें? अब बात कर, ये तो हो गया कि टू डिस्कवर, मतलब जो चीज नहीं जानते थे उसको जान लेना, यही ज्ञान है। तो कैसे जाना जाए? और बेसिक लेवल पे बात करो, ऑब्जर्व करना, और एक तो हो गया ऑब्जर्व, 5 सेंस ऑर्गन है ना, पंचेंद्रियां हैं हमारे पास, इन पांचों से हमारे पास डेटा हमारे पास आता है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ये इक्विपमेंट ले लो, इन्हीं पांचों इंद्रियों का एक्सटेंशन है। जैसे रडार, सोनार, अगर आप बात करें, योर ईयर्स, इसका एक्सटेंशन हो गया। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, आंख का एक्सटेंशन हो गया। पांचों के अलावा कोई दूसरा इंद्रिय नहीं है जिसके ऊपर में आप, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो, इसी के पावर को बढ़ा देना चाहते हो ना। हाँ, अगर कोई ऐसा टूल बना देंगे उस, और इसीलिए हम ऐसा टूल भी नहीं बना सकते, क्योंकि इन पांचों के अलावा हमारे पास नॉलेज का जानने का कोई रास्ता नहीं है। तो हम टूल बनाना भी तो एक तरह का नॉलेज की बात, हम बना ही नहीं सकते, हम यही पांचों में बना सकेंगे। टच करने वाला या जो भी है, 5 के अलावा हमारे पास कोई एक्सटेंशन का कोई मौजूद नहीं है रास्ता। तो ऑब्जर्व करने की बात रही, और ऑब्जर्व हम कैसे करते हैं? सेंसेस से, या इसी को बोलते हैं सेंसरी एक्सपीरियंस, इंद्रिय जन्य अनुभव। हिंदी में इसी को कहते हैं इंद्रिय जन्य अनुभव, इंद्रिय जन्य अनुभव, ऑब्जर्व करना है। ठीक, ऑब्जर्व तो हो गया। ऑब्जर्व करने के बाद मतलब इंद्रियों से अनुभव हमको हुआ, जैसे ये है तो हमने इसको देखा, इसका कलर देखा, इसको उठाया, इसको दबा करके देखा, टच किया तो देखा सॉलिड है ना, ऐसे लेंथ में इसको मेजर किया। तो ये पांचों तरीके से हमने इसको, इसके बारे में ज्ञान जानने की कोशिश की। ठीक है, तो एक तो ऑब्जर्व करना हो गया। अब ज्ञान तो एक ये तरीका है, क्या ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आ सकता है, सेंसरी एक्सपीरियंस से, या कोई और भी तरीका हो सकता है? प्री नॉलेज, मतलब नॉलेज चलो ठीक है, प्री नॉलेज भी जो तुम्हारे पास में है उसको भी प्री नॉलेज, हाउ यू गॉट दैट नॉलेज। मान लो कोई एक आदमी है जो कुछ नहीं जानता है, वहां से शुरू करो ना। इंट्यूशन को क्या हम नॉलेज, अब चलो उस पर भी आएंगे। पहले इस लोग बोल रहे हैं थिंकिंग, नहीं, व्हाट इज थिंकिंग? अटर पटर नहीं, थिंकिंग, थिंकिंग, आ जाओ समझो इस चीज को अभी। थिंकिंग क्या है? समझ में आ रहा है यहां तक? नहीं, बहुत अच्छा, वो लगने वाली नहीं, समझ में आना चाहिए कि हाँ, लिखने के लिए, या अगर हमारे पास हमसे पूछा जाए तो हम बता सके कि हाँ भाई ये चीज आया। फिलोसफी क्लास में दिक्कत ये होता है, बच्चा लोग को अच्छा लग जाता है, लेकिन लास्ट में घर जाने से में लगता है कि यार कुछ बचा नहीं है, ले जाएंगे क्या इसको। तो अभी समझना, नॉलेज के लिए मैंने बताया नॉलेज क्या है, इसमें कंसेप्ट पे ध्यान देना। जो डेफिनेशन से छोटी छोटी बातें जो निकल के आएंगी ना, जो कई चीजें ऐसी होंगी तुम जिसका यूज हमेशा करते हो बट तुम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। फिलॉसफी की क्लास में या फिर जब भी अभी जो ऐसे की क्लास होगी, समझना कि भाई इन चीजों को हमको इसका मीनिंग अच्छे से जान लेना है, ठीक है ना। लिटरेचर रिव्यू, गूगल रिसर्च पार्टिसिपेंट ऑफ, क्या लिटरेचर रिव्यू, गूगल रिसर्च पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू लेके जर्नल से, नहीं समझ में आया। अवेयरनेस अबाउट द सब्जेक्ट, अच्छा वो शिखा, ये थर्ड वाला समझ नहीं आया बाबू। अच्छा चलो, तब हम लोग क्या बात कर रहे थे? थिंकिंग। सो व्हाट इज थिंकिंग?
हाँ, एंड हाउ एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस. इनफैक्ट चलो ठीक है, वही दैट प्रोसेस इज थिंकिंग तुम कह रहे हो, बट देन व्हाट वी डू एक्चुअली इन थिंकिंग, क्या करते हैं हम सोचने में. हाँ वही भाई, ब्रेन को कैसे स्टॉर्म करते हैं, वही तो बात है. हाँ पांचों, थिंकिंग का मतलब हो गया. अब समझो, थिंकिंग में हम क्या करते हैं, देखो हम सिस्टमेटाइज करने का प्रयास करते हैं. मतलब कहने का मतलब सिस्टमेटाइज वे में इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन आगे निकालते हैं. समझिएगा, सिस्टमेटाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन को रख करके कंक्लूजन निकालने का प्रयास करते हैं. जैसे देखिए, आपने ऑब्जर्व किया कि एक सामने पक्षी है जो कांव कांव करता है और वो काले रंग का होता है. इस पक्षी को आपने देखा. दूसरा उसी तरीके का आप पक्षी देखे जो भी कांव कांव जो कर रहा है, उसका एक फिजिकल अपीयरेंस इसी वाले पक्षी के जैसा था. तीसरा पक्षी भी आपने इसी तरीके का देखा. तो आपने क्या बोला कि इस प्रकार का जो पक्षी है, जिसको आपने एक नाम दे दिया क्रो, तो आपने बोला कि आने वाला कोई भी क्रो होगा जिसको आपने नहीं देखा है, वो भी ब्लैक होगा, वो भी ब्लैक होगा. क्यों आपने ऐसा क्यों बोला कि ये एक क्रो देखा वो ब्लैक था, दूसरा क्रो देखा वो ब्लैक था, तीसरा क्रो देखा वो ब्लैक था. तो इसी के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, लॉजिकली आप कंक्लूड कर रहे हो कि क्रोज आर ब्लैक. यही है एनालिसिस करना. ठीक है, एनालाइज करने का मतलब यही हुआ, विश्लेषण किया आपने ना, एंड देन फिर आप आगे क्या बोलेंगे, सिंस क्रोज आर ब्लैक सो एनी क्रो दैट आई हैव नॉट सीन विल ऑल्सो बी ब्लैक. एक ऐसा कौवा जिसको हमने नहीं देखा है वो भी काला होगा. आपने देखा कि आग अगर लगती है तो धुआं उठता है. इस जगह आग लगी तो धुआं उठा, दूसरी जगह आग लगी तो धुआं उठा, तीसरी जगह आग लगी तो धुआं उठा, चौथे जगह आपने देखा कि पहाड़ पे धुआं उठ रहा है. तो आपने क्या लगाया, अनुमान लगाया, इन्फर किया ऑन द बेसिस ऑफ योर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज. क्या कि वहां भी आग लगी होगी. समझ में आई बात. तो थिंकिंग का मतलब क्या हुआ, अलग अलग फैक्ट को इस हिसाब से सजा लेना, दिमाग में अरेंज कर लेना, ताकि उससे एक सार्थक मीनिंग निकल सके, एक सार्थक कंक्लूजन निकल सके. और सार्थक कंक्लूजन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो थिंकिंग में जो काम करना होता है और जो कोई भी साइंस में किया जाता है, पहला एक्सपेरिमेंट से तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया, एक्सपेरिमेंट मतलब सेंसरी ऑर्गन से रिजल्ट आ गया, तो फिर क्या करते हैं आप, ऑब्जर्विंग द पैटर्न्स. डेटा में ही बता रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न को. पैटर्न करने का मतलब कुछ ऐसी चीजें जो पद्धति बन रही होगी, तो कुछ पद्धति जो बन रही है उन पद्धतियों का अंदाजा लगाना है ना. पैटर्न को समझना. पैटर्न को समझने का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइजेबल सिमिलैरिटीज को समझना, पहचाने जाने योग्य समानताओं को समझते हैं आप, उसको ऑब्जर्व करते हैं. उसको ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करते हैं, जब आप पहचाने जाने योग्य समानताओं को ऑब्जर्व एक बार कर लेते हैं, तो फिर आप आगे क्या करते हैं, आप उन पैटर्न्स के बेसिस पे जनरलाइजेशन करते हैं. जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण करना. मतलब एक कौवा देखा जो उसका रंग काला था, एक गाय देखी आपने जो 4 पैर की होती है, दूध देती है, पूंछ होता है उसका, दूसरी गाय आपने देखी जिसका भी वही फीचर होता है, तीसरी भी वैसे ही. तो आपके मन में क्या आ गया कि काउनेस के बारे में आपको जानकारी हो गया, कि गायपन होता क्या है इसकी जानकारी हो गई. तो कोई उस गायपन या गाय वाले कैरेक्टरिस्टिक को आप कहीं भी देखेंगे तो देन यू विल आइडेंटिफाई इट कि ये भी काऊ है.
समझ में आई मेरी बात, दिमाग कैसे काम करता है। एंड नाउ यू सी कि जब हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डाइसेक्टिंग द थिंग्स। ये फिलॉसफी ऐसे ही चलती है, डाइसेक्ट करते हैं चीजों को अलग अलग लेवल्स पे और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व किया, थिंकिंग में जनरलाइजेशन किया, एंड देन जनरलाइजेशन करने का मतलब क्या हो गया कि एक सामान्यीकरण किया। एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइजेशन व्हाट यू डू, यू फोरकास्ट। फोरकास्ट करने का मतलब आगे के बारे में अनुमान आप लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। आपने देखा कि आज से पहले इलेक्शंस में लोग कास्ट के नाम पे वोट देते थे, एक इलेक्शन में, दूसरे इलेक्शन में, तीसरे इलेक्शन में, तो आप अंदाजा क्या लगाएंगे, इस बार भी इलेक्शन होगा तो लोग कास्ट के नाम पे वोट देंगे। ये क्या है, फोरकास्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ योर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो कैसे थिंकिंग काम करता है। एंड दिस एंटायर प्रोसेस, ऑब्जर्विंग द पैटर्न्स, जनरलाइजेशन, फोरकास्टिंग इज नोन, ये जिस चीज के वजह से होता है, ये कौन करवा पाता है, या यूं बोले कि इंसान ऐसा करने में सक्षम क्यों हो पाता है, क्यों वो पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर पाता है, क्यों वो पैटर्न्स के ऑब्जर्व करने के बाद उससे सामान्य कंक्लूजन निकाल पाता है। क्योंकि मानव के पास क्या है, रीजन। ब्रेन तो है, ब्रेन में वो कौन सा फीचर है, रीजन, तर्क। रीजन, रीजन का मतलब ये होता है एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, है ना। तो रीजन, इसी को आप विवेक भी कह सकते हो, इसी को आप तर्क क्षमता भी कह सकते हो। मानव एक विवेकशील प्राणी है, हमेशा हम लोग सुनते हैं, क्यों, बिकॉज वो चीजों को, वो इंफॉर्मेशन को राइट पर्सपेक्टिव में या राइट पैटर्न्स में उसको अरेंज करके इंफॉर्मेशन से नॉलेज गेन कर सकता है। इंफॉर्मेशन से नॉलेज को गेन करने के लिए जिस चीज की जरूरत है, दैट इज रीजन, एंड ओनली द मैन हैज रीजन। एंड सिंस मैन हैज रीजन, एवरी मैन इज इक्वल। ये आगे हम लोग देखेंगे, इसी से पॉलिटिकल में सर टूल्स, इंट्रोस्पेक्शन इज थिंकिंग, इंट्रोस्पेक्शन इज पार्ट ऑफ थिंकिंग। आएंगे, अपने से इतना हार्ड शब्द मत बोलो अभी, ठीक है, समझाएंगे तो समझ लेना और क्या क्या होता है। कॉपी, अच्छा लिखा, अभी लिखना है तेरे, ठीक है, एक काम करो ना, इसका फोटो खींच के हम पे भेज देना अभी, ठीक है, स्कैन्ड वे में भेजना, वो थोड़ा हम भी देख लेंगे आगे क्या पढ़ाना है। अभी तो ये हो गया, या स्कैन्ड वे में भेज करके मुकेश जी को भेजो और बोलो कि अभी उसका प्रिंट निकाल के हमको दे, ठीक है। नहीं तुम देखो, रखो ना अपने पास में, अभी खाली भेज दो ना और मैसेज कर दो उनको। और क्या बोल रहे थे, रीजन बता रहे थे कि कैसे इंसान फोरकास्ट फिर कर पाता है, थिंकिंग। अब देखो, तुम कोई भी नॉलेज ले लो, किसी भी फील्ड में कोई भी सब्जेक्ट ले लो, तुम यही करते हो। एक है ऑब्जर्व करना, थिंक करना, एंड इसके बाद एक तीसरे तरह का नॉलेज होता है, इसके बारे में बात करते हैं। नॉलेज गेन करने का एक तीसरा तरीका भी होता है, इसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि तीसरा है इंट्यूशन। इंट्यूशन का स्पेलिंग शायद INTUTION होता है, यस। हाँ, मैं बहुत दिन पहले लिखा हूँ ये वर्ड, तो अभी थोड़ा स्पेल भूल रहा हूँ, अगर हो सकता है तो देख लेना। इंट्यूशन क्या होता है, कभी कभी हमारे पास अब देखो, इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन में हम क्या करते हैं, आभास, इसको यूं कह लें कि इसको बोलते हैं इनर वॉइस ऑफ योर कंसेंस, अंदर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज को आप उससे पहले उसको देखे नहीं है,
मतलब उसके उस संबंध में आपके पास कोई नॉलेज, ये सेंसेस नहीं है, सेंसरी आपके पास डेटा नहीं है ना, आपके पास जब डेटा ही नहीं है तो उसको प्रोसेस क्या करोगे। तो इन सबके, इन दोनों चीजों के हट करके नॉलेज गेन करने का एक आप इंट्यूशन होता है। अब ये इंट्यूशन, अंतरात्मा की जो आवाज है, इसको अंतरात्मा की आवाज के रूप में कहा जा सकता है इंग्लिश से अगर हम ट्रांसलेट करें तो। बट भारत में, भारत के दर्शन के अगर हिसाब से चले तो इससे जोड़ करके एक इसी से मिलता जुलता एक अलग टर्म है, दैट इज अनुभव, आत्म अनुभव या आत्म अनुभूति। आत्म अनुभव, भारत का दर्शन आत्म अनुभव या इंट्यूशन को एक वैलिड वे टू गेन नॉलेज मानता है, मतलब ज्ञान प्राप्ति का एक सिद्ध तरीका मानता है। लेकिन वेस्ट में स्कॉलर्स इसको नहीं मानते ज्ञान प्राप्ति का सही तरीका या सिद्ध या ऐसा वैलिड वे ऑफ नॉलेज नहीं मानते। अब इंट्यूशन कैसे होगा, अंभास या अंतरात्मा जो हम कह रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आत्म अनुभव। आत्म अनुभव कब होगा, जब आप अभी क्या करते हो कि हमारा जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस यूं कह लें कि हमारा जो जागृति है वो आउटवर्ड है। हम एवरी मोमेंट, हम हमेशा अपने पांचों सेंस ऑर्गन को बाहर की तरफ खोल करके रखते हैं, है ना, बाहर। और बाहर से जो चीजें परसीव हो रही हैं उसके बेसिस पे हम नॉलेज बना रहे हैं, उसके बेसिस पे ही मेरा पूरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसके बेसिस पे ही हमारे पास में जो ज्ञान है और हम आगे बढ़ रहे हैं। आत्मानुभूति इज कि पांचों सेंस ऑर्गन को शट करके इनवर्ड लुक करना, टू सी इनवर्ड। आप बाहर विश्व की तरफ नहीं, आत्म उन्मुखी होना, आत्मोन्मुखी होना, लुकिंग इनवर्ड। then what knowledge, what experiences that you will get, so that is your आत्मानुभूति। इसका कोई इंग्लिश टर्म नहीं है जो इसके इक्विवेलेंट है। एग्जैक्टली वर्ल्डली अवेयरनेस को सेल्फ अवेयरनेस की तरफ टर्न कर देना। सेल्फ अवेयरनेस हालांकि फिर भी इतना एक्यूरेट नहीं है, हम आएंगे सेल्फ अवेयरनेस पे भी, वो टर्म पे हम आएंगे। हम क्या बोल रहे हैं, आत्मानुभूति का मतलब क्या है कि आप जो पांचों सेंस ऑर्गन से हमेशा बाहर की तरफ का इंफॉर्मेशन लेकर के प्रोसेस कर रहे हो, उसको बंद करो एंड इनवर्ड लुकिंग हो जाओ, अंतर्मुखी होना। एंड अंतर्मुखी कैसे हुआ जाए इसके बारे में बहुत ज्यादा वेस्ट में चर्चा नहीं हुई है और उसके नॉलेज को भी वो वैलिड नहीं मानते। बट इन इंडिया या इन ओरिएंटल थॉट्स, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, तो इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। एंड उसके लिए हमने डिटेल्ड वे में मैकेनिज्म बनाया, दैट इज योगा, मेडिटेशन। हम जैसे इधर योग की बात करते हैं, ध्यान जिसको कहते हैं, ध्यान। तो ध्यान में हम एक्चुअली व्हाट वी ट्राई टू डू, टू शट आवर सेंस ऑर्गन्स एंड टू लुक इनवर्ड्स। तो वो जो एक्सपीरियंस होगा दैट इज, उसको आप अब वही बात है कि आपने क्या किया। अब देखिए इस चीज को फिर से समझिए, आपने अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स को बंद करके अंदर के नॉलेज को गेन करने के लिए इनवर्ड पर्सपेक्टिव की तरफ में आने की कोशिश की। तो जब आपके पास ये अनुभूति आएगी, ये जो अवेयरनेस आएगा, उनको आप इन पांचों सेंस ऑर्गन्स में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो। एंड चूंकि आप उन पांचों सेंस ऑर्गन्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो इन पांचों सेंस ऑर्गन से जुड़े हुए किसी भी टूल में उसको एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो जानता है, दोज हु नो दे डोंट स्पीक एंड दोज हु स्पीक दे डोंट नो। यू कैनॉट टेल, ये आप बता ही नहीं सकते, दैट इज द मिस्टिकल नॉलेज।
ये आप बता ही नहीं सकते, इस एक्सपीरियंस को शेयर ही नहीं कर सकते जैसा वो है, क्योंकि आत्म अनुभवों का मतलब ही क्या हो गया। अब आप लिखना जानते हैं, शब्द जानते हैं, शब्द बने हुए हैं उन्हीं चीजों पे आधार करके जो पांचों सेंस ऑर्गन से, पांचों सेंस ऑर्गन प्लस थिंकिंग शब्द बन गया। हमने बोला इनको बंद कर दो, तो उसके बाद जो कुछ भी आपके पास नॉलेज है उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। So that is mysticism, and that is the basic of spirituality. अध्यात्म, अध्ययन of आत्मा is अध्यात्म, आत्माध्ययन। ओके, तो इस चीज को ये समझ में आया। तीसरा, इंट्यूशन कैसे होता है, या ये इंट्यूशन एक्चुअली, इंट्यूशन बहुत छिछला शब्द है, सुपरफिशियल शब्द है अगर हम आत्म अनुभूति की बात करें तो आत्म अनुभूति या जो आभास आप कहते हो वो कब बेहतर होगा, या उसकी आपको अवेयरनेस कब ज्यादा होगी, जब अच्छा उसके लिए क्या करना होगा, जो टूल्स इसके हैं बने हुए उनके बारे में, उन पे वर्कआउट करना होगा। जैसे सेंस ऑर्गन्स पे हम जानकारी तभी अच्छी कर सकते हैं जब इनको यूज करते रहें, इस पे प्रैक्टिस करें। तो इसमें भी वेस्ट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट इन ईस्ट वी हैव डेवलप्ड वेरी इलैबोरेटेड वे। जैसे योगा पतंजलि की बनाई हुई, विपश्यना जो बुद्धिज्म में आप देखेंगे, ऐसे ही ज़ेन लोग जो होते हैं उनका भी अपना एक ये है। टाओइज्म में फिर वो बात करते हैं यीन यांग को कैसे मैनेज करने के लिए, दैट मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट को कैसे मैनेज, बात करते हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे आने वाले टाइम पे। बट ये तीसरी चीज़ तो समझ आ गई आपको कि क्या आत्मानुभूति होती है। अब नॉलेज आपने थोड़ा सा समझ लिया है। अब जब आप ये सारी चीजें आपके पास में आ गई, अब थोड़ा सा हम लोग व्यवहारिक लेवल पे आते हैं, एंड लेट अस टॉक अबाउट नॉलेज। जिस पे क्वेश्चन अगर हमारे पास में आता है, अब देखो नॉलेज को अगर हम समझ लें तो इसके महत्व को समझना बहुत आसान हो जाएगा। विद्या, नॉलेज को हम हिंदी में क्या कहेंगे, विद्या। यहां से ही आपका टॉपिक शुरू हम करते हैं। तो विद्या क्या है? विद्या क्या है? टू गेन sufficient awareness about ourselves and the world. विश्व और स्वयं के प्रति, लिख, विश्व एवं स्वयं के प्रति जागृति विकसित करना। अब देखो दो बात आ गई ना, विश्व एवं स्वयं के प्रति जागृति विकसित करना, यही विद्या है। अगर इस फॉर्म में आप नॉलेज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दो चीज। यहाँ पे बात वही आ गई, वर्ल्ड और दूसरा सेल्फ। अब इसके बारे में अवेयरनेस डेवलप करना है, दोनों के बारे में क्या करना है, अवेयरनेस, सफिशिएंट अवेयरनेस करना है। क्यों जरूरी है? अब दोनों को अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश करो। सेल्फ का अवेयरनेस क्यों जरूरी है और वर्ल्ड का अवेयरनेस क्यों जरूरी है? अगर इन दोनों का अवेयरनेस का जरूरत आप समझ गए तो आप विद्या का महत्व आसानी से बता देंगे। क्यों सेल्फ के अवेयरनेस की जरूरत है? खुद के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है? और देखो खुद के बारे में अगर आप जानते हो तो आप क्या जानोगे। देखो सिंपल, थोड़ा और बेसिक लेवल बात करते हैं। हाँ, क्षमता, देखो क्षमता और सीमा, जानोगे दो चीज।
लिमिटेशंस एंड योर कैपेसिटीज या एबिलिटीज। जब आप अपने लिमिटेशंस और एबिलिटी का ठीक ठीक अंदाजा लगा सकते हो तो आपको क्या पता चलेगा इन फॉर व्हाट पर्पस यू आर द बेस्ट सूटेड। अब हमें पता है कि एरोप्लेन है, पानी में नहीं चल सकता है, ये जहाज है, उड़ नहीं सकता है, पानी का जहाज है, तो हमको पर्पस मिला ना कि इसको पानी में चलाना है, इसको हवा में उड़ाना है। तो इंसान जब अपने बारे में जानता है तो उसको उसके जीवन का सही मतलब मिलता है, पर्पस वो डिसाइड कर सकेगा। इसको ध्येय कहते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। अब दूसरी बात है, और ये एक तो ये बहुत व्यवहारिक रूप में मैंने बताया, प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली वर्ल्डली वाइज होने के हिसाब से बोल रहा हूं मैं तुम्हें कि खुद के बारे में तुम जब जानोगे कि तुम क्या कर सकते हो तो तुम्हें और क्या तुम्हारी सीमाएं हैं, जो यू विल गेट योर पर्पस इन योर लाइफ, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। अच्छा, यही दो बात से दूसरी बात क्या निकल गई, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान विद्या हमें क्या देती है, क्या जीवन में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम्हें पता चल गया ना कि क्या हम नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, सेल्फ का अवेयरनेस होने का मतलब क्या होता है कि आप अपने बारे में जो भ्रांतियां हैं उनसे आप बाहर निकल जाते हो, तो उसके बाद आपको ठीक ठीक अपना इंपॉर्टेंस पता चलता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इंसान को देखो दो ही तरीके से अपना इंपॉर्टेंस को वो या तो एग्जैगरेट कर लेता है या बहुत छोटा बना लेता है, कि भाई या तो अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझ लेता है या बहुत महत्वहीन समझ लेता है। जब बहुत महत्वहीन समझता है तो वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सन। जो बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण समझ लेता है तो वो उसके बाद में उसके अंदर में नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज डेवलप होती हैं। हिंदी में बोले ईगो, आप बोल सकते घमंड, अहंकार बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ का नॉलेज आपको क्या बता देगा, हु यू आर। सो व्हेन यू विल नो हु यू आर तो आपको अपना इंपॉर्टेंस इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। मैंने स्टार्ट में बोला दर्शन, चीजों को राइट पर्सपेक्टिव में रखना, खुद को आप राइट पर्सपेक्टिव में रख पाएंगे, ओवर एग्जैगरेट नहीं करेंगे, अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। तो स्वयं के की बेहतर समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ एंड देन राइट और बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वन सेल्फ, ये आपको पता चल जाएगा। तो स्वयं की समझ और स्वयं की बेहतर समझ जब आपके पास में हो जाएगा तो आप यू विल बी एबल टू अवॉइड डेवलप होगा एबिलिटी टू अवॉइड टू बिग प्रॉब्लम्स। दो बड़े समस्याओं को से दूर होने का क्षमता विकसित हो जाएगा। लिखने का काम करते रहना साथ साथ में, मैं रुकने नहीं जा रहा हूं, पढ़ाऊंगा
क्या वो दो क्षमताएं हैं? दो क्षमताएं वो ये हैं, पहली बात कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे या महत्वहीन नहीं समझेंगे, और दूसरा अपने आप को अत्यधिक महत्वपूर्ण ये भी नहीं समझेंगे, जिसको नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड कहते हैं। तो ये नहीं होगा, ईगो, इस स्पेलिंग अगर ज़्यादा टफ लगे तो आप ईगोइस्ट भी आप कह सकते हैं, ईगो ना, वो नहीं होगा। अत्यधिक महत्वपूर्ण, या इसको बोलते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्शन इज पार्ट ऑफ इट, है ना। अंडरस्टैंडमेंट कहते हैं चलो ठीक है कर ले सकते, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्शन भी आप कर सकते हो, बट इट इज पार्ट। नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड अराउंड रिवॉल्व्स अराउंड मी, आत्ममुग्धता जिसको कहते हैं, मैं ही मैं हूं, जिधर देखूं तो मैं ही मैं हूं, और आपके सभी कामों में आप ही आप प्राथमिक हो। जब हर जगह आप ही आप प्राथमिक हो गए तो विश्व और आपके बीच का जो संतुलन था वो बिगड़ गया। समझ में आई बात? तो अल्टीमेटली हमने क्या बोला था, एक तरफ वर्ल्ड है, एक तरफ सेल्फ है, उन दोनों के बीच का बैलेंस है, और इन चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रखना, दैट इज दर्शन। तो इसीलिए तो जरूरी है ना विद्या यहाँ। ठीक है, जब आप ऐसे समझिए वर्ल्ड और सेल्फ को अगर आपने बैलेंस कर लिया, सही पर्सपेक्टिव से बैलेंस किया, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन थॉट यू विल गेट द मोक्षा, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड या विद्या सा, हाँ विमुक्ति है, हाँ सा विद्या या विमुक्ति है, जो मतलब वेयर देयर इज नॉलेज देयर इज लिबरेशन। समझ में आई बात? क्यों ऐसा कहा? एक तरफ वर्ल्ड है, एक तरफ मैन है, दोनों को बैलेंस किया थ्रू विद्या, वो बैलेंस हो सकता है, एंड यू गेट लिबरेटेड, मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना, कहीं भी यूज क्या है, सा विद्या। मेरी संस्कृत उतनी अच्छी है नहीं, बस तो वो जानते हैं सही, या विमुक्ते, है ना। समझ, इंग्लिश में लिखना वेयर देयर इज, और तुम लोग ना इसको क्या करना कि अभी मैं इसका सोर्स भी लिखवा देता हूँ नेट से सर्च करके, और इज नॉलेज देयर इज, क्योंकि आपने चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रख लिया ना। हाँ वही उपनिषद ही देख लेंगे ना, सिर्फ उपनिषद मत लिखना, बेहतर। देखो यार, चीजों को ढंग से, इतना ढंग से पढ़ लो कि फिर उसके बाद वो कुछ भी पूछ ले सामने वाला। हमारे पास में नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज लिखने के लिए, तो उसको अब डेवलप कर लेना है। मैं आप लोग के साथ साथ इसका सोर्स जो है विष्णु पुराण, नोट करो विष्णु पुराण। तुम लोग क्या करेगा, इंग्लिश वाला पहले इसका रोमन लैंग्वेज स्क्रिप्ट में लिख लेगा, फिर नीचे ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिखेगा, विष्णु पुराण में लिखा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्यों मुक्ति देता है? बिकॉज सेल्फ और वर्ल्ड को सही समझ दे देता है, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई इट लिबरेट्स यू। देखो चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है, हमारा अगर तुम नॉर्मली देखो, अगर एक आदमी अंधा होता है तो उसको लाइट या उसको वो परसीव नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको चलने में थोड़ी कठिनाई हो। मान लो एक आदमी जो अंधा हो, साथ साथ आंखें भी, उसकी आंख तो चली गई, कान मुंह नाक मतलब
मुंह भी नहीं उसका हो, गूंगा बहरा भी हो, तो उसको चलने में थोड़ी और ज्यादा कठिनाई होगी, वो और ज्यादा बंधन में आ गया। उसके बाद मान लो उसके सेंस करने का, नाक का जो स्मेलिंग पावर है वो भी नहीं है, और ज्यादा बंधन में आ गया। तो पांचों सेंस ऑर्गन को उसके मान लो कि चलो इमेजिन करो कि तुमने निकाल दिया और थिंकिंग एबिलिटी भी निकाल दिया, तो वो जहां है वो वहां से हिल पाएगा? तो वो और ये इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं है, जड़ पदार्थ हो गया वो, चेतना खत्म हो गई उसकी। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास नॉलेज लेने का कोई माध्यम नहीं बचा। तो नॉलेज का अभाव ही दुनिया में जो है बंधन है। बॉन्डेज इज व्हाट? लैक ऑफ नॉलेज या इग्नोरेंस। अगर राइट इग्नोर, अब यही चीज सोचो, 5 ऑर्गन के हिसाब का नॉलेज तो आ गया तुम्हारे पास, बट इससे ज्यादा नॉलेज नहीं आया, तो तुम बंधन में बंधे हुए हो। तो जैसे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आ जाएगा, तुम बंधन से मुक्त हो जाओ। इट इज, दैट इज व्हाई इट इज सेड। समझ में आई बात? अब बात होती है कि नॉलेज के संबंध में, एक तो ये 2 बात मैंने बताई आपको, ये सेल्फ से रिलेट करके बेहतर समझ डेवलप हो जाएगी, लिबरेशन से दूर चले जाएंगे, लिबरेशन हो जाएगा। और अब इधर बात करो, वर्ल्ड। वर्ल्ड का नॉलेज होने से क्या होगा? अवेयरनेस ऑफ वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया कि कॉशियस, वो अवेयरनेस उसको नॉर्मल सेंस में समझिए कि आप दुनिया के लॉज को बेहतर तरीके से समझ पाते हो। सो व्हेन यू नो द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, व्हेन यू नो द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जब आप दुनिया की सच्चाई को, सत्य को बढ़िया से समझते हो, तो दुनिया के साथ अपने संबंध स्थापित करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सीमलेस इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाने में सुगमता हो जाएगी, है ना, आसानी हो जाएगी सामंजस्य बिठाने में, क्योंकि आप दुनिया को समझ रहे हो। आपको पता है ना कि कहां पे यू हैव टू जंप, वेयर यू हैव टू क्रॉल, वेयर यू हैव टू स्टैंड स्टिल, कहां खड़ा हो जाना है, कहां दौड़ना है, कहां रेंग के जाना है। तो आप आसानी से वो रेस, वो आप मान लीजिए कि वो जो चैलेंज है उसको आप पार कर लेंगे। अच्छा, दुनिया को समझने का मतलब ये भी होता है कि दुनिया के अंदर जितने चीजें हैं, जितने लोग हैं, उन चीजों को भी आप समझ पा रहे हो। सो यू नो व्हाट द नॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब सलीका। नॉर्म्स का मतलब सलीका, या यूं कहें कि दुनिया में कौन सी चीजें हैं जिनको चेरिश किया जाता है। नॉर्म्स मतलब क्या, इसको फिर से समझिए। व्हाट आर दोज थिंग्स विच आर चेरिश्ड इन द वर्ल्ड एंड व्हाट आर दोज थिंग्स विच आर क्रिटिसाइज्ड इन द वर्ल्ड। मतलब डिजायर्ड चीजें जो दुनिया में की जानी चाहिए लोगों को। आपको पता हो गया कि आपको पढ़ना है, आपको पता हो गया कि आपको पैसे कमाने हैं, आपको पता हो गया कि आपको चरित्रवान रहना है। ये दुनिया के आपके साथ एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आपको दुनिया की डिजायरेबिलिटीज पता चल गई, और साथ में ये भी पता हो गया कि दुनिया आपसे क्या नहीं चाहती है। दुनिया आपको वायलेंट नहीं देखना चाहती है, दुनिया आपको गरीब होना, दुनिया में ये चीज आप जान रहे हैं कि इट इज नॉट द राइट थिंग। तो आपको सब चीजें पता चल गई। तो आपको क्या पता चल गया कि दुनिया में, तब आप दुनिया में कैसे जिया जाए। अगेन मतलब सीमलेस इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, अल्टीमेटली तो बात वहीं आ जाएगी, बट हम लोग उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके अगर बात करें तो यही होगा कि नॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया कि दुनिया की क्या आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस, ये आपको पता चल गया। और वो कौन सी चीजें हैं which are socially non-desirable। socially non-desirable
जो समाज में वांछित हैं और समाज में अवांछनीय हैं, दोनों चीजें पता चलनी। जब दोनों चीजें पता है तो आपको दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए, इस सक्सेसफुल होने का अर्थ सबसे पहले तो ये बता देगा, मीनिंग। मीनिंग ऑफ सक्सेस इज व्हाट? डूइंग द थिंग्स विच आर डिजायर्ड एंड अवॉइडिंग व्हाट इज नॉट डिजायर्ड। वो करना जो दुनिया में लोगों को दुनिया जो चाहती है कि जो दुनिया से मतलब आपसे जो उसकी आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करना, और जो वो चाहती है कि आप ना करें, आप उसको नहीं करें, तो आप दुनिया के नजर में सक्सेसफुल हैं। और क्या होता है सक्सेसफुल होने का मतलब? आप कोई भी एक आदमी ले लीजिए जिसको आप सक्सेसफुल मानते हैं, उसने वही किया होगा जो दुनिया के नजर में वांछनीय है, और वो नहीं किया होगा जो अवांछनीय है। और फेलियर का मतलब क्या है? इसी का ऑपोजिट, वो कर लेना जो नहीं करना था। मतलब ऑब्वियसली हम लोग व्यवहारिक बात करेंगे, एज ए ब्यूरोक्रेट के लेवल पे जब सोचेंगे, बहुत आध्यात्मिक बात करेंगे तो फिर वो भी भाग जाएगा कि बाबा जाइए, आप यहाँ कहाँ आ गए, हिमालय, यहाँ आपकी जगह नहीं है, लेक्चर दीजिए जा करके विवेकानंद कॉन्फ्रेंस हॉल में। आएंगे बच्चा, उस पर भी आएंगे, है ना। We will put things in the right order, right perspective। अब यही तो है कि धीरे धीरे अब आपको बिल्ड ऑन करने का खुद ही समझ आ रहा है, तो मेरा काम यही इतना ही है कि चीज़ों को राइट पर्सपेक्टिव में आपके सामने थोड़ा समझाने का कोशिश कर देना। बाकी आप खुद समझदार आदमी हैं, आप लोग खोल करके अच्छे से लिख लेंगे। इसलिए बोलता हूँ कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है वो तैयार कर लो, उसके बाद उसको इलैबोरेट करना बहुत आसान है। इलैबोरेशन में टाइम नहीं लगता है। समझ एक जो बेसिक चीज है, नॉलेज का मतलब यही दो चीज है ना, वर्ल्ड और सेल्फ, दोनों के बारे में बढ़िया से समझ रख लेना। तो अब जब आप खुद के बारे में जानेंगे तो आपने देख लिया आपने सीमाएं क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, और आप हैं कौन, आपका मीनिंग क्या है, दुनिया के साथ बेहतर इंटरेक्शन आपका ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर क्या? व्हेन यू नो द रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड, जैसे आपको फिजिक्स पता है, आपको केमिस्ट्री पता है, आपको बायोलॉजी पता है, तो क्या हो गया कि ये सारी जब चीजें पता हैं आपको, तो आप वर्ल्डली वाइज हो सकते हैं। यही होता है वर्ल्डली वाइज होना। आपको इथिक्स पता है, सारी चीज जो दुनिया का ज्ञान का अलग अलग जो खंड है, उन सारे खंडों का अगर आपको अवेयरनेस है, स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज जो है, तो आप क्या हो गए? वर्ल्डली वाइज होना। उसी को बुद्धिमान कहते हैं, वर्ल्डली वाइज होना। दुनिया में व्यवहारिकता जो है, पावर इक्वेशंस आपको पता है कैसे चलता है, कैसे दुनिया गवर्न होती है, और कैसे राजा बनना है, और राजा बनना दुनिया में सक्सेसफुल माना जाता है। तो आपके पास में पूरी की पूरी रोड मैप रेडी शिक्षा करके दे देगा कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, इस समय ये करना है। ठीक है? एंड इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, या इट इज एन एवर कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक सतत प्रक्रिया है, एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग नहीं, एवर लास्टिंग। क्योंकि इसको रिफाइन किया जा सकता है, अल्टीमेट ट्रूथ तक शायद हम नहीं पहुंच सकते, मे भी कोई पहुंच गया होगा, कोई पहुंच जाएगा, मैं उसके लिए नहीं बात कर रहा, उतने सिद्ध पुरुष हम नहीं, उनके लिए बात नहीं, क्योंकि हमेशा देयर इज अ गुंजाइश ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ बेटरमेंट, इंप्रूवमेंट। सो विद्या आपको आपके लिमिटेशंस से जब आपको रूबरू कराएगी, तो ये हमेशा बताएगी देयर इज मोर टू नो, देयर इज मोर टू रीड, एंड व्हेन you will know your limitations, so you will not boast yourself। जब आपको पता है कि आप इतनी चीजों के बारे में सीमित हैं, नहीं जानते हैं, तो आप में घमंड नहीं आएगा, आप हम्बल हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट विद्या में ही कहीं नोट कर लीजिए कि ये ह्यूमिलिटी देता है। वर्ल्डली वाइज हो जाएंगे तो वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। ह्यूमिलिटी देता है, हम्बल बनाता है। क्यों हम्बल बनाता है? क्योंकि अपना लिमिटेशन आपको पता है।
आप जानते हैं ना, वही नोट कर लीजिए उस पॉइंट को भी। इनफैक्ट आपको पूरा कपलेट नोट करना चाहिए क्योंकि, और उसको एक्सप्लेनेशन वो एक बहुत अच्छा लॉजिकल है, मैं उसको लिखवा देता हूँ। देखो, विद्या ददाति विनयम विनयाद यात्री पात्रताम पात्रतात धनाप्नोति धनात् धर्मम तत सुखम। लिखो, विद्या विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है, और धर्म से सुख प्राप्त होता है। Knowledge gives you discipline. डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के उसमें ह्यूमिलिटी भी दे देना, है ना, जहां जो जैसा हिसाब रहे उस हिसाब से यूज कर लेना। ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम वर्दीनेस। इसमें तो ऐसे लिखा था, मैं तो बस देख लेता हूँ। हाँ, उल्टा लिख दिया है इसने, मैं बस लिखते जा रहा था, इसमें उल्टा लिख दिया। लिखो लिखो ना, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। विद्या, लिखो, मैं ऐसे डिक्टेट करा देता हूँ। लिखो, नॉलेज मेक्स अस हम्बल। नॉलेज मेक्स अस हम्बल, ठीक है, कॉमा, ह्यूमिलिटी leads to deservingness. Oblique worthiness. Worthiness brings wealth. नहीं, worthiness brings prosperity. Comma, prosperity facilitates noble work, noble works,
comma, with noble works, by accomplishing with accomplishment of noble works. या धर्मा भी आप लिख सकते थे. With accomplishment of noble works, one gets bliss. Bliss, 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 one gets bliss. ठीक है. तो इसमें ये जो बात लिखी गई है अब भी होगी. अब बात प्रश्न, तुमको नॉलेज के बारे में तो मैंने बता दिया महत्व कैसा है. तो देखो दो तरह का है ना. एक है व्यक्ति का इस लोक का सफलता है ना, इस लोक में जिस जीवन में हम जो जी रहे हैं, तो वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना, और उसके बाद परलोक. तो इस लोक और परलोक दोनों का सुधार करती है विद्या. एक तरफ हमको दुनिया के तौर तरीकों से, दुनिया में जैसे हमें रहना है और दुनिया में जो वांछनीय चीजें हैं उसके बारे में अवगत कराती है. वो रास्ता बताती है कि इस दुनिया में जो चीजें सबको वांछनीय हैं और जो सबसे रेयर हैं, दुर्गम हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जाए. दुनिया की बेहतर समझ देती हैं और इस प्रकार से हम दुनिया में सफल हो सकते हैं. तो वहीं दूसरी ओर ये आत्म अनुभूति हमें कराती है, हमें हमारे बारे में बेहतर तरीके से समझाती है कि हम क्या हैं, मानव होना क्या है, मानव होने की सार्थकता के बारे में हमें बताती है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ बीइंग ह्यूमन, व्हाट वी शुड डू मोर देन मेयरली सर्वाइवल. तो सिर्फ अपना ये जो है कि भाई सर्वाइवल एंड प्रोक्रिएशन, मतलब अपना जीना और प्रजनन के अलावा हमें और क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो जानवर से लेकर हर चीज कर रहा है. तो वो उसके बारे में बताती है. और जब हम इन दोनों को करते हैं तो व्यक्ति जो है संपूर्ण रूप से सफल माना जाता है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई होती है और कालांतर तक फैली हुई होती है. तो नॉलेज ये हमको देता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉलेज एक्चुअली, व्हाट शुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज. नॉलेज का मतलब तो ठीक है, देख लिया ना कि मैन और उसमें रिलेशन को ठीक कर देगा, ठीक है, पर्सपेक्टिव में रखना. बट व्हाट शुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज, क्या होना चाहिए कंपोनेंट ऑफ नॉलेज. क्या? हाँ वो हमको याद है, हम देंगे, जगह पे दे देंगे उसको. ठीक है. न राजा चुरा सकता है, वो चोर चुरा सकता है, न राजा ले जा सकता है. ठीक है, हम दे देंगे, जगह पे तुमसे पूछेंगे. ठीक है. अभी बताओ कंपोनेंट क्या है नॉलेज का. और ये नॉलेज में सोचना कि एक ब्यूरोक्रेट के हिसाब से बताना है, कथा नहीं करनी है, भगवान की सत्संग कथा नहीं करनी है. तो कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए. ऐसे जिम्मेदारी का, ठीक है, गलत विद्या. हाँ बोलो बोलो बोलो. वो तो हो गया, हम डिफिनेशन तो हम समझ गए कि नॉलेज क्या है. अब समझो कि मान लो कि अब हमें नॉलेज देना है लोगों में, तो व्हाट शुड बी द कंपोनेंट ऑफ नॉलेज. विद्या का क्या कंपोनेंट रखना चाहिए. व्हाट इज दैट. देखो फिर तुम वहीं आओ. नॉलेज का डेफिनेशन क्या था, वर्ल्डली वाइज बनाना है एंड सेल्फ अवेयर बनाना है. हाँ, मटीरियल इज, तो मटीरियल और स्पिरिचुअलिटी दोनों में उसको आगे लेके जाना है ना, यही करना है. तो मटीरियल नॉलेज कैसे आएगा. बुक्स तो बच्चा सब में पढ़ना पड़ेगा, तो मटीरियल नॉलेज कैसे आएगा. सेंस ऑर्गन, नहीं वो सब ठीक है. अब समझो कैसे देंगे, कैसे देंगे, इसके बारे में बात करते हैं. तो देखो इसको हम बोल लेते हैं थोड़ा सा. है क्या कि मटेरियल नॉलेज कहने का मतलब तुम लोग को और लाना पड़ेगा दुनिया में. अभी तुम लोग चला गया इधर उधर, दुनिया में आओ. इसका मतलब ये है कि हमको जो है साइंटिफिक, साइंस है ना, साइंटिफिक विज्ञान का नॉलेज देना पड़ेगा. विज्ञान का नॉलेज होगा तो दुनिया के बारे में लॉज ऑफ नेचर आप
समझ पाएंगे। अरे आ रहे हैं यार, बोलने तो दे अभी। विज्ञान समझ में आ गया, विज्ञान। अच्छा ठीक है, और क्या होना चाहिए? वर्ल्डली वाइज बनाना है ना, तो वर्ल्डली वाइज होने के लिए वर्ल्ड के लॉज पता होने चाहिए। देन उसके बाद में जो चीजें वर्ल्ड में वांछनीय हैं, किए जाने योग्य हैं, और कैसे किया जाए इसकी नॉलेज दो, दैट इज वोकेशनल नॉलेज। क्योंकि वांछनीय है पैसा कमाना भी, हम आएंगे कि कैरेक्टर बिल्डिंग भी करना चाहिए, बट पैसा कमाना भी तो होना चाहिए। वोकेशनल नॉलेज या स्किल्स। आओ ना दुनिया में, आओ ना भाई, कहाँ इधर उधर जा रहा है? नॉर्मल आम आदमी की तरफ बात करो, आएंगे उस पर भी। ठीक है, तो ये हो गया वोकेशनल स्किल्स। अब वांछनीय क्या होने का क्या मतलब है कि दुनिया क्या चाहती है आपसे? व्हाट आर द एस्पिरेशंस ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम यू? यू हैव टू बी वेल्दी, यू हैव टू बी कैरेक्टर वाइज अपराइट, मतलब चरित्रवान रहिए, धनवान रहिए, रूपवान रहिए, गुणवान रहिए। दुनिया यही ना चाहती। अब रूप का तो कुछ कर नहीं सकते, मिल गया सो मिल गया। नहीं, अरे ना, वही बात है, कम है ना साइंटिफिक नॉलेज। आर्ट से पढ़ी थी ना, साइंस पढ़ के ऐसा कह रही है। यही सब सुधार करना है शिक्षा व्यवस्था में। इसको मतलब लगता है ना कि सिर्फ काला को गोरा कर दीजिए तो आदमी सुंदर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो मजाक खत्म करते हैं, बात पे आते हैं। वोकेशनल नॉलेज, स्किल्स, इसके नॉलेज होनी चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। एंड देन हाँ, फिर है कि कैरेक्टर, ये नॉर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि ह्यूमैनिटीज में हम लोग करते क्या हैं? सोशल रिलेशंस की बात करते हैं ना। मतलब कहने का मतलब है कि बेसिक जो है मैन एंड सोसाइटी, मानव और समाज के बारे में सही अवेयरनेस रहे और एक्सपीरियंस भी रहे। आएंगे उस पर भी आएंगे। मैन एंड स्टेट, मैन एंड स्टेट, मानव और राज्य, सिटीजन्स और स्टेट का जो नॉलेज है, पॉलिटी, बेसिक। अब इसमें मैन एंड स्टेट में बेसिकली दो ही चीज तो होता है, योर राइट्स, योर है क्या? और कोई तीसरा नॉलेज है क्या? यही है दोनों, मैन एंड सोसाइटी, मैन एंड स्टेट। आएंगे भाई, अब तो आप तुम ही लोग कुछ समझ ही रहे हैं, तो इसको ह्यूमैनिटीज से तोड़ ही दो अगर फिर भी, तो यूं कह लें कि अलग से मैन एंड नेचर, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, मैन एंड नेचर, इसका नॉलेज होना चाहिए। तो यही सब चीज अगर आप कर लेते हैं तो आप सही ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तो ज्ञान का कंपोनेंट क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए मैन एंड नेचर, ताकि हेल्दी इन्वायरमेंट में हम लोग भी रहें और हमारे आने वाले लोग भी रहें, और इस समय के एक समय में एक जो जनरेशन के अंदर में एक वर्ग है और दूसरा वर्ग है, वो दोनों हेल्दी इन्वायरमेंट में रह सके। मतलब पैरिटी, इंटर जनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल पैरिटी, अंतर पीढ़ी और एक पीढ़ी के अंदर जो लोग हैं, अलग अलग वर्ग हैं, उन सब में समानता। ठीक है, तो मानव का समाज से, मानव का स्टेट से और मानव का नेचर से हम जो है ये करेंगे कि उसको सही, उसके बारे में अवेयरनेस हो। अच्छा अच्छा, नॉलेज तो ये हो गया। नॉलेज का कंपोनेंट में एक चीज का और ध्यान रखना है हमको, ये नॉलेज इंसान को बहुत ज्यादा तर्कशील बना तो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि सिर्फ तर्कों से जीवन नहीं चलता है। सो
तर्क के अलावा भी जीवन में कुछ चीजें हमको चाहिए। और जीवन में रस कैसे आएगा? इमोशंस के लिए क्या चाहिए? आर्ट एंड वही कल्चर जो आप कहते हो, बेसिकली आर्ट। आर्ट में फिर म्यूजिक, जो भी आप है ना, आर्ट, कला। समग्र विद्या का मतलब है कि हर चीज में व्यक्ति को निपुण होना है ना। ये चीज तुम कभी गाना, तुमको अगर खुश होने का मन करता है तो कैसे नाच रहा था उस दिन यहाँ पे? नागिन बन रहा था ना, तो क्या था? कला कर रहा था तुम, रंगारंग में था तुम, रंगा हुआ था। तो यही चीज आर्ट है। ये अगर उस समय भी सोचो कि कोई बोले कि अच्छा बहुत खुश होते, चलो 2 + 2 4, 2 3 5, ऐसे करके कौन खुशी अभिव्यक्त कर सकता है? वही है, रीजन से आप देखो, रीजन को टूल बनाओ जीवन में सरवाइव करने के लिए। लेकिन जीवन में आप सरवाइव तो कर सकते हैं, बट आप जीवन में हैप्पीनेस इससे नहीं ला सकते। ये प्रॉब्लम और आंसर का, इसके अलावा और वही कुछ नहीं है। क्वेश्चन और आंसर के लिए तर्क की जरूरत होती है, प्रश्न उत्तर के लिए, पर जीवन प्रश्नोत्तरी से कहीं बढ़ करके। इट इज नॉट जस्ट मेयर क्वेश्चनायर, लाइफ इज मोर देन दैट। क्वेश्चनायर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन का अंग है कि प्रश्न आएंगे और उसका उत्तर चाहिए, और उसके लिए हमको तर्क की आवश्यकता है, और उसके लिए ये सारा ज्ञान चाहिए। बट इसके अलावा कला का भी उतना ही महत्व है। ठीक है, तो आर्ट में जो भी कोई आप एक देख लें, आर्ट आपको जो है तो इसका नॉलेज होना चाहिए। अब और क्या नॉलेज होना चाहिए? फिर आते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब क्या हो गया? आत्मा, सेल्फ, मतलब अवेयरनेस हम बढ़ा लें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेंगे हम लोग, तो बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल से मैंने बताया जरूर है, बट आप जब आंसर लिखेंगे तो योर आंसर शुड नॉट टिल्ट टुवर्ड्स फिलोसफी, इट शुड बी प्रैक्टिकल, वर्ल्डली वाइज, है ना, वर्ल्डली वाइज होना चाहिए आंसर, लगना चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस क्यों चाहिए? सेल्फ अवेयरनेस 2 चीजों के लिए। देखो, अब मान लो कि कोई गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी को तुम चला रहे हो और उस गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है उस पे तुम, उस स्पीड जो है गाड़ी का, उसका तुमको अंदाजा नहीं चल रहा है, तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम्हें अगर स्पीड पता चल रहा है कि यार अब देखो 60 70 80 तक ठीक है, अभी 100 के आसपास स्पीड चली जा रही है, गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, देन यू विल डू व्हाट? यू विल लूज, मतलब डी एक्सेलरेट द स्पीड, अपना स्पीड घटाएंगे। सेम थिंग हैपेंस इन लाइफ। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है टू बी अवेयर अबाउट योर ओन इमोशंस, मूड्स। अगर मान लो हमें लग रहा है कि अभी हमको गुस्सा आ रहा है, तो हमको पता है ना कि अब क्या होगा, हम मार बैठेंगे किसी को, ठीक है। तो अब हमको अपने आप को क्या करना है? कंट्रोल। वो कब कर सकते हैं? जब सेल्फ अवेयरनेस रहेगा। समझ में आई बात? तो सेल्फ अवेयरनेस का देखो, सेल्फ अवेयरनेस प्लस सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिगार्डिंग जो है, ये दोनों चीज हमको ध्यान रखना है। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल हमें पता होना चाहिए कि अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस का एक एस्पेक्ट ये होता है कि हम हमारे इमोशंस की तरफ अवेयर रहें। दूसरा, और डीपर लेवल पे हम जाएं तो हम बिल्कुल अपने सेल्फ को लेकर के, कॉन्शियसनेस को लेकर के, आत्म चेतना की जागृति है, उसका आभास रहे हमको, उसकी अनुभूति रहे। तो दैट इज अनदर लेवल, डीपर लेवल। बट बेसिक लेवल पे क्या चाहिए? जानकारी होना अपने इमोशंस का, कि हम कब गुस्से में हैं, कब हम जलन में हैं, कब हमें लोभ आ रहा है। हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस कैसे और सेल्फ कंट्रोल कैसे होगा? सबसे पहला, अवेयरनेस, आता हूं अवेयर, इसलिए
अवेयरनेस अबाउट क्या नाम है इसका, इमोशंस, या यूं कह लो नॉलेज अबाउट इमोशंस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके अंदर मैं बता रहा हूं मैं तुम्हें, ज्ञान होना चाहिए किसके बारे में, अपने कि जितनी तरह की भावनाएं होती हैं तुम्हें पता चलना चाहिए। पहला इसमें क्या होना चाहिए कि भावना का सबका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, भावना का जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको पता रहेगा कि भाई एंड ऑन व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट, हाँ भाई लिमिटेशन ही तो, व्हाट टाइप ऑफ इमोशंस यू आर हैविंग, व्हाट कैन बी इट्स बेनिफिट्स, व्हाट कैन बी इट्स लॉसेस। पोटेंशियल बेनिफिट और है ना, नफा नुकसान पता रहेगा कि ये इमोशन मेरे में है, इसमें क्या गलती हो सकता है, इसकी भी जानकारी पहले से तुम हासिल कर लो। तो तुमको पता है कि अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो इससे नुकसान कितना हो सकता है। जब तुम्हें इसका ज्ञान रहेगा, भली भांति ज्ञान रहेगा, तो उसके बाद दूसरी चीज क्या करना है कि खुद को कंट्रोल करने के ऊपर हमें काम करना है। तो फिर नॉलेज ऑफ इमोशंस, फिर दूसरा नॉलेज ऑफ या अवेयरनेस ऑफ आवर सेल्फ, मतलब आवर सेल्व्स कर लो, है ना। तो मतलब अपने इमोशन की जानकारी होना, इमोशन क्या है, अलग अलग इमोशन जान लिया, अभी हम कौन से इमोशनल फेज में है उसकी जानकारी हो जाना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू शुड नो द टूल्स टू रेगुलेट इट। आत्म नियंत्रण कैसे हो, हाउ टू रेगुलेट इमोशंस। हिंदी में लिखना कि भावनाओं की जानकारी, है ना, भावनाओं की का ज्ञान होना, अपने भावों की के प्रति जागृत रहना या उसकी जागृति रखना, अपने भावों की जागृति रखना। और तीसरा पार्ट है इसका, दैट इज पार्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, एंड दैट इज अपने भावों को या भावनाओं को नियंत्रित रखना, है ना। आप तो सिंपल है, आपने से सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता है तुम लोग। बस ये तीन चीज हैं। अब रेगुलेट कैसे करोगे खुद के भावनाओं को, इसके लिए बहुत सारे मेथड बताए गए हैं। वन मेथड इज योगा। मतलब योगा करते हैं हम, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और सतत प्रयास अगर हम करें तो हम अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरी चीज और हम क्या कर सकते हैं अपने इमोशन को रेगुलेट करने के लिए, इमोशंस क्यों जनरेट हुए उन फैक्टर्स की जानकारी रखें और उन फैक्टर्स को कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर इमेजिन अ सिचुएशन where for example you are crossing through a garbage area, right? So you will have the feeling of disgust. कचड़ा वाले एरिया जाओगे तो मन घिन आएगा उसमें, तो घिन का भावना से, और उसके बाद में तुमसे कोई अगर आ करके तुम्हारे पास में तुम्हारी क्रिटिसिज्म करता है तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा, क्योंकि तुम पहले ही भन्नाए हुए हो। तो तुमको क्या करना है अगर इसको रेगुलेट करना है, तो यू अवॉइड दैट थिंग टू द पॉसिबल एक्सटेंट, उस सिचुएशन को अवॉइड करें। तो जहां आपको वो सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पे वैसे इमोशंस क्रिएट होंगे जिसमें मुझे दिक्कत होती है या जिससे मुझे नुकसान हो सकता है, तो अवॉइड इट। तो समझ में आई बात, अवॉइड करेंगे। ये सारी चीजों का जानकारी होना, अब वो भी एक पार्ट है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए, जानना चाहिए कि तो इसके लिए क्या है कि साइकोलॉजी पूरा का पूरा हम अच्छे से
पढ़े, मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज। मतलब अब यहाँ पे क्या है, मैन एंड सोसाइटी, मैन एंड स्टेट, एंड फिर नॉलेज अबाउट माइंड, है ना। यहीं पे अगर आप बोले तो सब हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, नॉलेज अबाउट माइंड। तो ये सब चीज का जानकारी अगर हो जाएगा तो फिर आप जो है वर्ल्ड में यही इसी तरह की शिक्षा की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था वर्ल्ड के अंदर और जो वर्ल्ड एंड मैन है उसके बीच में राइट बैलेंस बिठाएं, राइट पर्सपेक्टिव में चीजों को रखें। वर्ल्ड और मैन के जो के लिए जो डिजायर्ड गोल्स हैं, मतलब जो वांछित लक्ष्य हैं, उसकी प्राप्ति हो। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, उसको अप्लाई करना है। ओके, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल, नॉट बुकिश। फिर बात ये भी आ जाएगी कि व्हाट नॉलेज इज नॉट, ऐसे लिख लो, व्हाट नॉलेज इज नॉट। तो अब यहां पे आप बताना सो क्या ज्ञान नहीं है, विद्या क्या नहीं है। तो किताब का सिर्फ अध्ययन करना या उसको सीख लेना, बुकिश नॉलेज इज नॉट नॉलेज, या मेयर थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट नॉलेज। उसका एप्लीकेशन होना चाहिए ना, व्यवहारिक। विद्या तो तभी सार्थक है जब उसका व्यवहार में उसका कुछ प्रयोग हो, क्योंकि विद्या जो है अपने आप में साध्य नहीं है, साधन है। विजडम इज अ मीन्स टू अटेन लिबरेशन, टू अटेन समथिंग। विद्या साध्य नहीं है, विद्या साधन है। नॉलेज इज मीन्स नॉट द एंड। तो नॉलेज को कैसा होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, नो मीनिंग, ठीक है। तो उसके लिए बुकिश नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। नॉलेज शुड बी फॉर द व्हाट नॉलेज इज नॉट, तो नॉलेज इज नॉट मेयर इंफॉर्मेशन। सिर्फ वो जो आप जानकारी नॉलेज नहीं है। नॉलेज इमर्जेस आउट ऑफ information, that is true, but it is not just information. Knowledge is the next logical step of information. आगे की चीज है ना, जानकारी से आगे की चीज है विद्या। तो हमारा एजुकेशन पॉलिसी भी, अब वहां पे आप आइए, धीरे धीरे मूव करते हुए उधर आ जाइए, कैसा होना चाहिए उस बारे में हमारा एजुकेशन पॉलिसी, उन सब चीजों पे भी बात आपको लिंक करके चलना है ना, ताकि आपका लगे कि एक ब्यूरोक्रेट लिख रहा है, एक दार्शनिक नहीं लिख रहा है। तो एक ये चीज है इंफॉर्मेशन। अच्छा, तीसरी चीज, नॉलेज ऐसा होना चाहिए जिससे इंसान को ये नेचर, मैन और सेल्फ तीनों से प्रेम करने वाला हो जाए, इन तीनों में। वो जो लाइन बताई है कि सा विद्या या विमुक्त है, तो मतलब उसका तो यही है ना कि विद्या वही है जो मुक्त करे। हाँ, तो जो मुक्त नहीं करता है वो विद्या नहीं, वो अविद्या है। तो वहां पे आप कर सकते हैं कि बांध, जैसे आप वही बता रहे हैं कि जो कन्फ्लिक्ट में ले आए लोगों को, या फिर मैन को, यही तीन कन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। मैन का नेचर से कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो पॉल्यूशन और बाकी सारी समस्या। मैन का मैन से कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो जितना वायलेंस वो हो गया। मैन का सेल्फ से कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो मेंटल जो पीस है वो खत्म हो जाता है। यही तीन कन्फ्लिक्ट तो है। एक तरीका है सोचने का, वो भी डिटैचमेंट, बस ज्यादा मत लिखना, नहीं तो पता चलेगा कि दर्शन में चले गए तुम वो बोले वर्ल्डली वाइज रहो। ठीक है, डिटैचमेंट, लिबरेशन हो गया, बॉन्डेज से मुक्त हो गए, वो सब बात समझ में आता है हमको। नहीं लगना चाहिए कि मोक्ष के लिए लिख रहे हो, लगना चाहिए क्या कि दुनिया को बेहतर बनाने के, इस समय लोगों के जन कल्याण के लिए लिख रहे हो, जिसकी सार्थकता है। यहां पे किसी को मोक्ष में देने, ये उसकी बात नहीं कर रहा, मैं रोटी की बात पहले करूंगा। विवेकानंद हिमसेल्फ सेड यू कैन नॉट टीच वेदांता टू अ पर्सन डाइंग विथ स्टारवेशन। भूखमरी से मर रहा आदमी को क्या वेदांत सिखाएं हम?
उसको रोटी दो ना पहले। तो अब ये चीज है मैन नेचर सेल्फ, तो उसे लव कराने वाला शिक्षा ये हो तो ठीक है, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, नॉट कन्फ्लिक्ट। तो दिस इज नॉट। अब यहीं से आप बता सकते हैं कि भाई कहां कहां लिमिटेशन रह गया हमारे अभी के शिक्षा पद्धति में। हम लोग क्या है, विकास का जो मॉडल जो शिक्षा में बता रहे हैं उसमें कहीं ना कोई खराबी रही होगी, तभी तो कन्फ्लिक्ट में मैन के साथ आ गया, मैन अपने साथ आ गया और नेचर के साथ आ गया। आएंगे उस पर भी आएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है। नहीं हम वो सही बोल रहा है, वो रूसो का स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। मैन जो है वो इंटेलिजेंट जो हो गया, वो क्या होता चला गया कि इंटेलिजेंट तो हो गया, तो एक्चुअली वो बहुत ज्यादा कनिंग और एक डीमन बनता चला गया। पहले क्या था कि नोबल सैवेज था, मतलब सीधा साधा आदमी था, ठीक है। तो यही चीज है। अभी क्या करना है, नॉट कॉन्फ्लिक्ट के रूप, ये सब मैंने बताया तुमको। अब शिक्षा कैसे दी जाए, हाउ टू इम्पार्ट, अब इसके बारे में बात करो। प्राथमिक से तो है क्या कि अलग अलग शिक्षा का महत्व समझ में आ गया, शिक्षा कंपोनेंट समझ में आ गया, कैसे देना है ये चीज समझ में आ गया। तो कैसे देना है इसको समझते हैं, मतलब यहाँ पे तो हमको समझना पड़ेगा कि अलग अलग समय मानव मस्तिष्क क्या, या फिर व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है, क्या बताया जाना चाहिए उसको, ताकि वो अपने साथ, अन्य लोगों के साथ और नेचर के साथ बेहतर तालमेल में रह सके, लव के साथ रहे, एफिनिटी के साथ रहे, जुड़ करके रहे। तो अब उसके लिए है क्या कि अलग अलग जीवन का स्टेज है, और आप पहले ही बता दीजिए कि शिक्षा जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है या एवर लास्टिंग प्रोसेस है, हमेशा सतत प्रक्रिया है। तो जीवन के अलग अलग फेजेस में अलग अलग शिक्षा का आवश्यकता पड़ता है। तो जो एक चाइल्ड है उसको क्या चाहिए, उसको कैसा शिक्षा देना चाहिए, उसको क्या पढ़ाना चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसको पहले तो हाँ नेचर से कनेक्ट कराइए, है ना, नेचर से कनेक्ट वो उसको कराइए, गुड इमोशंस, अच्छे भावों से उसको जोड़िए, ताकि लोगों के साथ अच्छे तरीके से जुड़ सकेगा। जैसे लव है, केयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा अब यही देखिए, बताइए 4 साल का बच्चा है, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज दे रही है। हम बात करते हैं, उसका बात करते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज अब बहुत बड़ी बात है। अगर आप वो बोलते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि बच्चों को योगा में, आप जो कहते हैं ना, तो योगा में कब मेडिटेशन पे उसको लाना है, कब हेल्दी उसको एक्सरसाइज के तरफ लेके। योगा इज नॉट जस्ट कि ध्यान में बैठे, सिर्फ वो नहीं है। योग का मतलब क्या है, सब चीज बताया तो, तीनों जो एस्पेक्ट वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्डली वाइज और वो, तो कब कैसे देना है। तो चाइल्ड को कौन सा शिक्षा देना चाहिए, तो नेचर से अवेयरनेस, नेचर से लव, लोगों से अवेयरनेस, गुड इमोशंस की तरफ, ताकि ये बुनियाद बनता है। और किन चीजों को उसको आगे जाने वाले समय में प्रिपेयर करना है, उन मूल्यों का जानकारी दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, तो वही मैंने बताया नेचर, तो नेचुरल साइंसेस से थोड़ा बहुत अवेयर कराइए, प्राकृतिक विज्ञान से, नेचर का नॉलेज। दूसरा उसको क्या आपको देना है, गुड इमोशंस, गुड इमोशंस या वैल्यूज से अवेयर कराइए और उसमें इंपार्ट कीजिए। वैल्यूज क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं बच्चों के लिए, हाँ केयर हो गया, लव हो गया, काइंडनेस हो गया, सच ठीक है। तो ये सब चीज जो है, अच्छा ये सब चीज कैसे हो, तो प्रैक्टिकली उसको, अच्छा नॉलेज कैसे देना है उसको, थ्रू प्रैक्टिकल मीन्स, एंड
बच्चे को क्या क्या चीज डेवलप करना है उनके अंदर? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा. मेक देम अ लवर ऑफ नॉलेज सो दैट दे विल ऑलवेज सीक नॉलेज. अगर बच्चे को शुरू से ही ज्ञान के प्रति लगाव लगा दिया आपने, लगन लगा दी, तो जीवन भर वो ज्ञान की तरफ जाएगा. और वहीं दुराव हो गया तो ज्ञान से दूर भागेगा. आपने यहां ही उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तो जीवन बचा हुआ है. तो व्हाई यू आर फिलिंग दिस ब्रेन विथ एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द चाइल्डहुड कि भाई उस स्टेट का कैपिटल क्या है, वो मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब. आई डोंट केयर वेदर मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब और नॉट. तो वही तो मैं बता रहा हूं, वही तो चेंज करना है, वही तो लिमिटेशन है. तो बच्चे क्या बन रहे हैं? बच्चे के पास में फिर जीवन भर क्रिएटिविटी खत्म हो गया उसका. एंड बचपन में एक बार तुमने ऐसी चीजों के प्रति उनको लगा दिया जिसमें कोई रुचि नहीं आ सकती है, तो क्या होगा? उसके जीवन भर वो पढ़ाई से दूर भागेगा. है ना? यही तो है, पढ़ाई के नजदीक लाने का आपको स्टार्ट करना था. अ गुड बिगिनिंग इज हाफ डन. तो यही है, अच्छी शुरुआत, आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है. तो अच्छी शुरुआत ही नहीं करी आपने, शुरुआत ही गलत, बुनियाद ही गलत कर दी. बिकॉज चाइल्ड इज, मैं बताता जाता हूं, बहुत सारी चीजें अरेंज करना आपका काम है ना. टेबुला रासा इज अ कंसेप्ट गिवन बाय जॉन लॉक. टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक, हाँ कोरा कागज है ना, ब्लैंक ब्लैक बोर्ड. टेबुला रासा, ब्लैंक स्लेट. तो वॉट एवर यू विल राइट, जो कुछ भी लिखोगे वो अंत तक लिखा रहेगा, है ना. तो कुछ अच्छी शुरुआत कीजिए. तो क्या देना चाहिए? नेचर, गुड इमोशंस, वैल्यू, क्यूरियोसिटी. एंड देन बच्चे हैं तो क्या है, उनको शुरू से ही क्या है कि उनको, उनके अंदर में उनको केयर, और केयर ये सब तो हो गया, उनको आर्ट के तरफ झुकाव कीजिए ताकि आज वो खुश रहें और आने वाले समय में स्ट्रेस को बेहतर मैनेज कर सके, और हमेशा खुश रहने की कला उनके पास में होनी चाहिए, खुश रहने के साधन उनके पास होने चाहिए. अब कोई आदमी को दिन भर पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा? उसके तो वही हो रहा है, पागल हो रहे हैं लोग. ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे. मतलब फाइनेस्ट ब्रेन्स क्या हो रहे हैं? साइको, ये उनको जो बहुत सारे जो हैं वो साइकेट्रिकल डिजीजेस जो हैं, साइकोलॉजिकल डिजीजेस आ रहे हैं. डिप्रेशन हो रहे हैं, ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं. क्यों हो रहे हैं? स्ट्रेस मैनेज, क्योंकि उनको उस सुख का जो वो है उस पैटर्न पे वो रहे ही नहीं, पता ही अवेयरनेस करने के लिए तो स्टार्ट में हमें काम करना होगा ना. तो आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट का नॉलेज होना चाहिए, डांस एंड प्लस प्ले. इनसे क्या होगा कि मेंटली भी वो खुश रहेंगे, और जब वो प्ले करेंगे, फिजिकल स्पोर्ट्स वगैरह होगा, तो हेल्दी भी रहेंगे. ओके. तो ये सारी चीजें जो है बच्चों को नॉलेज में देना चाहिए. अगर यही चीज बच्चे जब धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या होना चाहिए कि बच्चे का एबिलिटी टेस्ट करो. मैंने बोला ना कि ऑन द बेसिस ऑफ फिर एबिलिटी एंड लिमिटेशंस, कैपेसिटी एंड लिमिटेशन, क्षमता और सीमाओं के अनुरूप उनको आगे के फील्ड्स चुनने का ये देना चाहिए, ताकि लर्निंग शुड ऑलवेज बी अ प्लेजरेबल थिंग. देखो उठा दो उसका, मदद कर दो, एक पेन उधर गया तुम्हारे तरफ. लर्निंग शुड ऑलवेज बी अ प्लेजरेबल थिंग. लर्निंग शुड ऑलवेज बी अ फन. इट शुड नेवर बी बोरिंग, है ना. सीखने का जो ये है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए कभी भी, वो फनी होना चाहिए, उसमें मजा आना चाहिए. तो वो कब आएगा? वो तभी आएगा when you further those things in which you have interest.
या यूं कह लें कि वही चीज लेने के लिए आपका आपका रास्ता इस हिसाब से बनना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन मनी मेकिंग, और यूं कह लें कि थोड़ा सा, तो फिर आप मैनेजमेंट और वो सारी चीजें जो हैं। कुछ लोग होते हैं करेज ज्यादा है, तो दो तीन चीजें हैं, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। तो आगे क्या लेटर स्टेज में क्या होना चाहिए? लेटर स्टेज में क्या होना चाहिए बच्चा? लेटर स्टेज में होना चाहिए कि एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड सोशल डिजायरेबिलिटी। सोशल डिजायरेबिलिटी क्यों बोला, इसको समझो। अब कोई आदमी है, अब सोशल डिजायरेबिलिटी का मतलब है कि समाज में उस चीज का महत्व होना चाहिए। मतलब लाइक अगर कोई बोले कि भाई मुझे तो इंटरेस्ट आता है बस ऐसे ही सोए रहने में, तो समाज के लिए इसका कोई मतलब नहीं है ना इस बात का। मेरे को पतंग उड़ाने का इंटरेस्ट है, लूडो खेलने का इंटरेस्ट है, तो क्या करोगे? तो मेरा कहने का मतलब समाज के लिए या किसी को, मेरे को आदमी लोग को मारने में मजा आता है। समझ रहे हैं आप बात? तो इसी हिसाब से एबिलिटी, इंटरेस्ट और सोशल डिजायरेबिलिटी, मतलब कि समाज में वांछनीयता होनी चाहिए, सामाजिक रूप से वांछनीय, लिख लो सामाजिक वांछनीयता, और दूसरा क्षमता, और तीसरा जो है उसका इंटरेस्ट यानी कि रुचि। तो अब ये तीनों चीज अगर रहेगा, इस हिसाब से एडवांस स्टडीज आनी चाहिए। क्योंकि सोशल डिजायरेबिलिटी का दो मतलब है, एक तो समाज के लिए वो बुरा नहीं होगा, समाज का विकास होगा, उसका कल्याण होगा, और साथ ही साथ जो चीजें समाज में वांछनीय नहीं है, समाज उनको, उन सर्विसेज को प्रदान करने के एवज में आपको कुछ नहीं देगा। समझ में आ रही है आपको बात? आपको समाज तभी पैसा देगा ना, समाज में से पैसा और इज्जत दो चीज चाहिए ना हमको, तभी मिलेगा जो समाज के लिए हम कुछ ऐसा करें जिसकी समाज को जरूरत है। समझ रहे हैं? यही प्रॉब्लम है कि मिट्टी का जो घड़ा बनाने वाला लोग है उसका आज कीमत नहीं है। क्यों नहीं है कीमत? क्योंकि समाज के लिए वो डिजायरेबल नहीं है, महंगा है, कोई भी महंगा चीज नहीं खरीद पाएगा, अफोर्ड नहीं कर सकते आज आप। समझ रहे हैं ना चीजों को? भले आपको कितना भी इंटरेस्ट हो, आप यू कैन नॉट फॉलो इट। भाई इसका रीजन यही है, जो मतलब प्रैक्टिकली जो मैं बात बता सकता हूं आपको। तो एडवांस स्टडीज इसी पे बेस्ड होनी चाहिए, एंड ताकि आपका क्या हो, प्रोफेशनल एक्सेलेंस आए। और प्लस साथ साथ में क्या होना चाहिए, अब यहां से आप उसको सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअलिटी, है ना, आप यहां पे बता दें ताकि स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा हो सके। योगा, जो भी आप बताना चाहें आप जोड़ करके लिख सकते हो। तो लेटर स्टेजेस में ऐसा, और उसके बाद में फिर बताएं आप कि चूंकि नॉलेज कभी खत्म नहीं होने वाला जर्नी है, नॉलेज इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, विद्या टू गेन नॉलेज इज एन एंडलेस जर्नी। सो इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। रोम टू टोम, बहुत बढ़िया। तो हमेशा है, तो उससे इम्प्रूव आप हमेशा कर सकते हो। तो हमेशा उस फील्ड में कुछ ना कुछ नयापन आता रहे, सीखने के अवसर मिलते रहें, और सीखने को अप्रिशिएट किया जाए समाज में, ऐसा इन्वायरमेंट रहे। कोई आदमी किसी भी उम्र में कुछ भी सीखने की तरफ ललायत रहे, उसको अगर कोई ऐसा करे तो वो हंसी का पात्र ना हो, है ना। अब जैसे मुझे मैथ्स अच्छे से नहीं आता, तो मेरी तो अभी भी ख्वाहिश है कि मैं 10th क्लास के कोचिंग में या कहीं बैठूं, मैं सीखूं। तो मुझे उस समय ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि अभी मैं 10वीं के बच्चे के साथ बैठूंगा तो कैसा लगेगा मुझे, है ना। तो ये इस तरह का माहौल होना चाहिए। आज की शिक्षा पद्धति क्या कर रही है, नई एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की फिर हम लोग बात इसको आगे नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, एनईपी को। बट समझ में आया नॉलेज कैसे हम लोग आगे दो स्ट्रीम में बढ़ेंगे।
एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो जीएस की तरफ हमको लेके चलेगा, दूसरा ज्ञान को लेकर के अलग अलग जो थॉट रहे हैं, जैसे बुद्धा ने ज्ञान को किस हिसाब से देखा, महावीरा ने देखा, कृष्ण का क्या वर्जन रहा, ज्ञान योग क्या कहता है, फिलोसॉफिकल डायमेंशन, उसको भी पढ़ लेंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो और आज के बाद जो लेक्चर का कोर्स होगा हम लोगों का, सो इट विल इन दिस मैनर ओनली, ठीक है। थोड़ा पढ़ाएंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स नोट कर लोगे, एंड देन जब एक सफिशिएंटली कुछ टॉपिक कवर होगा तो आई विल गिव यू क्वेश्चन, एस्से का टॉपिक दूंगा एंड यू हैव टू राइट ऑन इट। 3-4 टॉपिक दूंगा या कहूंगा 5-6 टॉपिक ले लो, उसमें से फिर ट्राई टू चूज देन यू राइट, ट्राई टू चूज देन यू राइट, ओके। चल 5 मिनट का गैप लेते हैं, कुछ खा लेते हैं यार, लंच हम भी लाए, खाए भी नहीं, हम सुबह से खाना भी नहीं खाए, ठीक।